नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राणा आपके अपने YouTube चैनल सरल आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल को बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते या कोई जॉब कर रहा है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की अन्य समस्या में है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो जैसे कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन में तो काफ़ी सस्ती है, मैं उसके पर्पस ही बता देता हूँ। जैसे जब मैं संस्था चलाता था या जब भी था तो उस समय फीस मुझे रखनी पड़ती थी, क्योंकि टैक्स 18% टैक्स भी लगता है, सारी चीज़ें होती हैं उस प्रकार से, और बिल्डिंग का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऑफलाइन में मैंने पाया कि ऑफलाइन में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास, एक आपके पास माइक होना चाहिए, एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर, बस बहुत ही मिनिमम खर्चे में आप यहीं से एक अपने मोबाइल फ़ोन से, या कैमरा नहीं है तो आप इसी से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने छात्रों से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आप ना भी फीस रखी फिर भी चलेगा। तो मैंने ये फैसला किया कि शिक्षा को ज़्यादा महंगा ना करके अपने बुंदेलखंड में जो यूपीएससी या पीसीएस के लिए जो छात्र प्रिपरेशन करते हैं, जो दिल्ली जाना पड़ता है, जिनको या अन्य जगहों में जाना पड़ता है, तो उनके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है सरल आईएएस के नाम से। इसका उद्देश्य है उन सभी विद्यार्थियों को समाहित करना जो विद्यार्थी दिल्ली नहीं जा सकते या कोई जॉब कर रहा है या किसी प्रकार की कोई अन्य प्रकार की समस्या के कारण घर नहीं छोड़ सकता। तो आज ये प्रथम लेक्चर है। तो हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने से पहले यूपीएससी के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ। मेरा नाम है मनीष राणा और विगत 7 वर्षों से मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, शिक्षा कार्य कर रहा हूँ, या कह सकते हो कि मुझे 7 वर्षों का अनुभव है। कई जगह मैंने सेवाएं दी, तो कई रूप हो सकते हैं शिक्षा की। मुझे भी लगा कि जैसे खान सर हैं और अन्य टीचर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को कम से कम सस्ती से सस्ती शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में मेरा भी एक प्रकार का एक कदम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। यदि समर्थन मिलेगा तो हम लोग भी बेहतर सेवा कर पाएंगे। खैर, शुरू करते हैं अपनी क्लास के बारे में। बाकी बातें हम लोग अब लंबे समय तक जुड़ने वाले हैं, तो बातें होती ही रहेंगी। यूपीएससी इन्हीं में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये संस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थापित की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बात है 1854 की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले समिति की सिफारिश पर, तो मैकाले समिति की सिफारिश हुई, मैकाले समिति की सिफारिश पर। थोड़ा सा इसको ब्रीफ बताऊंगा, बहुत ज़्यादा हम लोग आपका समय नहीं लेने वाले। तो अगर हम लोग बात करें तो गर्मी बहुत है, क्योंकि आप पंखा लगा नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, पहली क्लास है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक लंबे समय से अध्यापन कार्य नहीं कर रहा हूँ, बस यूपीएससी के ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अन्य जो वनडे एग्जाम्स के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। वनडे एग्जाम्स वाले बच्चे परेशान मत हो, कि वही बच्चे मुझे ज़्यादा जानते हैं, लंबे समय तक मैंने उन लोगों को पढ़ाया। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ से। मैं कोशिश करूँगा जल्दी कि वनडे एग्जाम्स के लिए जो जीएस का फाउंडेशन बैच है वो एकदम फ्री आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। और ऑनलाइन ये जो मैंने चैनल बनाया है, इसका पूरा पर्पस है कि मुझे कोई किसी से पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। यहाँ पे आपकी जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मुझे आता है, जो भी 1-8% जीएस है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बाय वीडियो आपके डायरेक्ट फ़ोन पे, अपने घर पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीएस के मामले में मुझे लगता है कि मैं आपको परेशान नहीं होने दूँगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ईश्वर से मैं भी कृपा मैं भी चाहूँगा, मैं भी ईश्वर से कहूँगा और आप भी थोड़ी सी प्रार्थना कर लीजिए
कि सिस्टम कैसे भी बंद ना हो। मुझे समय मिलता रहे, परिस्थितियाँ ऐसी रहें कि मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगे। शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि जब शुरुआती दौर में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसकी स्थापना की गई, तो इसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से इसकी स्थापना की गई। हुआ क्या कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग तो अभी नाम रखा गया, बात आती है कि जो लोक सेवक इनको कहा जाता है, जो यूपीएससी के लिए चुने जाते हैं उनको लोक सेवक कहा जाता है। लोक सेवक को सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट की अवधारणा कहां से है? तो हमें शुरुआती दौर में मौर्य काल से ही देखने को मिलती है। मौर्य काल में भी सिविल सर्विस थी। आपने देखा होगा मुगल काल में अकबर के टाइम पे जो मनसबदार जो कहते हैं ना, मनसबदारी व्यवस्था, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो सिविल सर्वेंट का मुख्य कार्य होता है कि एक कल्याणकारी राज्य में या किसी भी राज्य में सरकार की नीतियों को लागू करना और सरकार को ग्राउंड लेवल पे नीतियों के निर्माण, नियम और विनियम, दो बातें हैं। अभी हम लोग एक लंबे समय तक जुड़ने वाले हैं, हर चीज की चर्चा करेंगे। एक होता है विनियम, एक होता है नियम, एक होता है कानून। ठीक है, तो अभी मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। विनियम को कहते हैं रेगुलेशंस, नियम को कहते हैं रूल्स, एंड कानून को कहते हैं हम लोग एक्ट या लॉ। जैसे कोई भी सरकार द्वारा कानून बनाया गया, जैसे मान लो कानून बनाएगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1989 में बनाया गया था। तो ये एक लॉ कानून था। जब उसको ग्राउंड लेवल पे लागू किया जाएगा, जब उसको ग्राउंड लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लंबे वहां पे बैठकर नहीं सोच सकते संसद में। वो जब ग्राउंड लेवल पे लागू होगी तभी समस्याएं सामने आएंगी कि अस्पृश्यता के अंदर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की अस्पृश्यता है क्या, व्हाट इज द अनटेसेबिलिटी। अपराध तो क्या क्राइम है, और क्राइम है तो उसके लिए सजा क्या होगी। दंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक होता है आर्थिक दंड, एक होता है कारावास, और एक जो होता है जिसको हम लोग कहा जाता है मृत्यु दंड। तो 3 प्रकार के दंड है। अगर यदि कोई अनटेसेबिलिटी या कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो उसे अपराध के तौर पे अपराधी को है उसे कौन सा दंड दिया जाएगा? क्या मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं तो क्या उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा, या उसे कारावास दिया जाएगा? तो कौन सा दिया जाएगा? ये सारी चीजें वहां बैठकर एकदम नहीं बनाई जा सकती। यदि कोई व्यक्ति मान लो एक बार अनटेसेबिलिटी करता है तो क्या उसकी भी उतनी सजा होगी जो दोबारा कर रहा है? मान लो एक व्यक्ति को एक बार अनटेसेबिलिटी के नियम में या किसी प्रकार से उसे पकड़ा गया, फिर पता चला कि उसने दोबारा अस्पृश्यता का काम किया, तो क्या उसकी सजा की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी? तो ये सारी चीजें जो तय होती हैं वो कानून में तय हो जाती है, लेकिन उनको लागू करने में जो समस्या आती है उनके लिए बनाए जाते हैं नियम, और उनको लागू करने में जो समस्याएं आती हैं नियमों में, उनको लिए बनाए जाते हैं विनियम यानी कि रेगुलेशंस। तो एक्ट के लिए बनाए जाते हैं रूल्स, एंड रूल्स के लिए बनाए जाते हैं रेगुलेशंस। इस पर हम चर्चा करेंगे अभी प्रशासन जब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी में लोक सेवक की। तो यूपीएससी की आवश्यकता या लोक सेवकों की आवश्यकता क्या थी कि किसी भी राज्य में राज्य की नीतियों और उनके जो नियम विनियम और कानून होते हैं उन सबको लागू करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे लागू करने के लिए जिन अधिकारियों जिन लोगों की आवश्यकता होती है उन्हें लोक सेवक कहा जाता है। यह उसकी आवश्यकता थी। कॉर्नवालिस के समय में अंग्रेजों के टाइम पे ही 18वीं शताब्दी यानी 1854 में मैकाले समिति की सिफारिश पर पहली बार क्या हुआ कि आईसीएस की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में भारतीयों को इससे दूर रखा गया क्योंकि इसमें केवल अंग्रेजी भाषा थी, और उसके साथ साथ इसकी परीक्षाएं हमेशा लंदन में आयोजित होती थी। तो बात ये सामने आई कि कैसे भी करके भारतीयों को इससे दूर रखा जाए, लेकिन भारतीय लंबे समय तक दूर रहने वालों में से तो थे। फिर ये हुआ कि चलो भारतीयों को भी शामिल कर लिया जाता है कि तो जाहिर सी बात है कि राजा महाराजा या ऐसे परिवार से होंगे जो विदेश अफोर्ड कर सकते हैं, जो जा सकते हैं विदेश वही जा पाएंगे, हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता। तो फिर भी भारत के लिए गर्व की बात है कि 1864 में जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, उनके जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने, यानी भारत के पहले सिविल सेवक बने। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय होकर
यूपीएससी में गया, या हम कह सकते हैं आईसीएस की परीक्षा पास की, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब चल रहा था, सब कुछ चलता रहा, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब भारतीयों ने मांग कर दी कि हमेशा भारतीयों को ही क्यों, हमेशा भारत में इनकी परीक्षाएं क्यों होती है, भारतीयों को आपने या तो भारत को अलाउ मत करो। यदि आपने आईसीएस में भारतीय लोगों को अलाउ किया है तो आपके परीक्षाएं जो है वो भी कहाँ करानी पड़ेंगी, इंडिया में ही करानी पड़ेगी। और इसके लिए लगातार जो राष्ट्रवादी गुट दल के नेता थे, राष्ट्रवादी इसका तात्पर्य है जो राष्ट्रवादी प्रकार, तो राष्ट्रवादी क्या होते हैं, उदारवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, सब के बारे में पढ़ेंगे हम मिशन में, ठीक है ना, धीरे धीरे हम सब पे चर्चा करेंगे। तो पहले ही हम इंट्रोडक्शन क्लास है थोड़ी सी। तो जब ये सब हुआ तो राष्ट्रवादियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि आईसीएस की परीक्षाएं भारत में ही क्यों नहीं की जाती। धीरे धीरे उनकी सफलता रंग लाई, और धीरे धीरे जब उनकी मेहनत रंग लाई तो क्या हुआ कि भारत में पहली बार परीक्षाएं होने लगी। जब भारत में परीक्षाएं होने लगी तो अभी चीज सामने आई कि जब भारत में परीक्षाएं होती हैं तो क्या भारतीय भाषाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इतना तो नहीं हो पाया खैर। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो आईसीएस का नाम था, आगे चलकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड ली। लॉर्ड ली की सिफारिश पर, याद रखना थोड़ा सा, लॉर्ड ली की सिफारिश पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सर रॉस बार्कर। रॉस बार्कर, सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की। आज के टाइम में तुम लोग यूपीएससी जानते हो, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को लॉर्ड ली की सिफारिश पर, लॉर्ड ली समिति भी कह सकते हो, लॉर्ड ली समिति की सिफारिश पर सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की भारत में स्थापना की जाती है। अब यूपीएससी की स्थापना भारत में होगी, भारत की परीक्षाएं भारत में भी होने लगी, लेकिन माध्यम तो इंग्लिश ही। धीरे धीरे समय बदला, समय बदलने के साथ भारत को आजादी मिली। पहले आजाद नहीं था भारत, जब 1926 में इसकी स्थापना हुई यूपीएससी, तो क्या भारत उस समय स्वतंत्र था? नहीं था। फिर भारत स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जब संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान का निर्माण करने के पश्चात यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कह सकते हैं आज के टाइम में आपसे पूछा कि बताओ यूपीएससी एक कैसा निकाय, कैसी संस्था है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा है, तो आप क्या कहोगे ये एक संवैधानिक संस्था है। तो यूपीएससी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बात आती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका प्रावधान कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी तथा यूपीएससी के सदस्यों की सेवाएं, उनकी नियुक्ति, वेतन भत्ते, त्यागपत्र, कार्य प्रणाली, वर्क कल्चर, इन सब का पूरा प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है। अब पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में, तो संविधान के भाग 14 में। तो संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का संवैधानिक वर्णन किया गया है। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं, उन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो पाया यूपीएससी के बारे में बेसिक नॉलेज। थोड़ा सा 1 मिनट में रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बात की जाए कि यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी को आज हम लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी की पहली बार स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1854 में आईसीएस के नाम से की गई थी, लॉर्ड मैकाले की समिति की सिफारिश पर। इसके पश्चात क्या हुआ कि धीरे धीरे कर आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी या आईसीएस के सदस्यों का काम क्या होता है कि राज्य के नियमों, कानूनों, विनियमों एवं तो हम कह सकते हैं राज्य के एक्ट, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडक्ट करने के लिए या उनको लागू करने के लिए जिन लोगों की जनता में आवश्यकता होती है उनको हम सिविल सेवक या लोक सेवक कहते हैं। पहले आईसीएस का नाम था, धीरे धीरे भारत के लोगों को भी शामिल किया गया। तो 1864 में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर बने, जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, छोटे भाई थे। और इसके बाद हम लोगों ने बात की कि जो हम यूपीएससी आज के टाइम में देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो हमने बताया कि 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई लॉर्ड ली समिति की सिफारिश पर और सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपी
जो जो यूपीएससी था उसको तब्दील कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, यानी कि संवैधानिक संस्था के रूप में उसको स्थापित किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का पूरा प्रावधान है और भाग 14 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इतनी बात एक बेसिक थी, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी हम थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, फिर आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो जब आजादी के बाद यूपीएससी के सदस्यों का भारत में एग्जाम संवैधानिक संस्था भी हो गई, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब धीरे धीरे जब 1977 में 1975 में इमरजेंसी लगाई जाती है, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार जब गिरती है तो सरकार बनते हैं मोरारजी भाई देसाई की। और मोरारजी भाई देसाई जो जिस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका मानना ये था कि हम बहुत देसी टाइप के आदमी हैं, हम बहुत ही जनता से ग्राउंडेड पर्सन है, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति, जबकि वो भी पीसीएस अधिकारी थे। ठीक है ना, बड़ोदरा में रहे थे, राजस्थान में, उसमें गुजरात में। तो अंग्रेजों के जमाने में, तो अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने राजनीति में आए। तो कंडीशन ये हुई कि उन्होंने कहा कि हम ज्यादा देसी आदमी हैं, हम ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं लोगों के बारे में, हम लोगों को ज्यादा बेहतर चीज समझते हैं, इसलिए यूपीएससी में हमें अंग्रेज ही क्यों चाहिए। तो सन 1977-78 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार में क्या हुआ कि भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। भारतीय भाषाएं आप लोग समझ पा रहे हैं, भारतीय भाषाएं मतलब संविधान में वर्णित भाषाएं। तो संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। संविधान की अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का था, फिर सिंधी जोड़ी गई, फिर आपके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके बाद मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 1991 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में उसको जोड़ा गया, तो ये लगभग 2003 में मिलता है। और इसके बाद ये सारी भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो सॉरी हाँ, जो 15वीं भाषा थी सिंधी, उसको 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो 3 भाषाएं हैं, इन 3 भाषाओं को 91वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन सन 1993 में जोड़ा गया। और लास्ट की जो 4 भाषाएं मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, इन सबको 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में शामिल किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है और भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। अब यूपीएससी में समय समय के साथ काफी सारे चेंजमेंट हुए। आप सब लोग जानते हैं पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, आज के टाइम में 1 ऑप्शन होता है। समय समय के साथ चेंज हुआ, तो हम लोग पूरे इतिहास बहुत ज्यादा जानने से अच्छा है कि हम लोग अपने काम की बात करें। सन 2011 में रिफॉर्म्स किया गया यूपीएससी में, और रिफॉर्म्स करने के पश्चात क्या हुआ कि उस समय प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करते थे, सीसेट एंड जीएस का। सीसेट के नंबर उस समय जुड़ते थे, सीसेट से मेरिट बनती थी। और सीसेट में आप सब लोग जानते हैं कि 80 क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, ये सब होता है। और उस समय जो एसएससी बैंकिंग के जो सदस्य थे, उनके तो इसमें स्कोरिंग अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। पता चला कि 80 में से 78 सही, 80 से 70 सही, इस प्रकार से। और उस समय मेरिट जो जाती थी लगभग 50-51% के आसपास, यानी कि जिस व्यक्ति ने सीसेट में ही आपके 78 क्वेश्चन सही कर दिए 80 में से, अब वो जीएस में से अगर 15 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सही कर लेता है 100 में से, तो 100 में से यदि 20 प्रश्न सही कर लेता है तो काम बन जाता है, तो आराम से उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स दिया 2011-12 में, और प्रीलिम्स दिया तो बहुत सारे लोग पास हुए। जो लोग आईएएस की तैयारी करके बैठे थे वो सब फेल हो, प्रीलिम्स से उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। अब जब उनका प्रीलिम्स हो गया तो पता चला कि जो मसूरी है, मसूरी से शिकायतें लगातार आई और यूपीएससी ने एनुअल रिपोर्ट जारी की। और एनुअल रिपोर्ट के पश्चात ये पता चला कि लगभग 5000 सदस्यों ने, 5000 लोगों ने मेंस दिया ही नहीं, जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से हुआ। उसका कारण था क्योंकि मेंस के बारे में पता ही नहीं था, इसमें एक ऑप्शनल होता है, ये होता है, वो होता है, ये पेपर होते हैं। ओह माय गॉड, ये सब बड़ा बुरा धक्का लगा सबको। जो तैयारी करके बैठे थे वो माथा पीटते रह गए कि बताओ ये सब क्या हुआ। तो सरकार को ये चीज समझ में आई और 2013 में लास्ट रिफॉर्म हुआ। लास्ट रिफॉर्म में ये कहा गया कि जीएस फर्स्ट और सीसेट, इसको जीएस 2 भी कह देते हैं, सीसेट क्वालिफाइंग होगा, और जीएस के हिसाब से मेरिट बनेगी।
ये सारी चीजें तो जो मेरिट बनाया जाएगा, जो कि मेंस में चयन किया जाएगा, वो जीएस के हिसाब से किया जाएगा और सीसेट क्वालिफाइंग होगा। ठीक। अब 2013 के रिफॉर्म के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में किस प्रकार से इसका सिलेबस है, किस प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया और सारी चीजों को अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो यूपीएससी की जो चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। एक होता है प्रीलिम्स परीक्षा, एक होता है मेंस परीक्षा, एक होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स परीक्षा को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। मेंस को कहते हैं मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा। एंड इंटरव्यू को हम लोग कहते हैं साक्षात्कार। कुछ लोग पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षा भी कहते हैं, एक ही बात लोग पढ़ो। प्रीलिम्स में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि 2 पेपर होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी, जीएस फर्स्ट, एक होता है जिसको हम लोग सी सेट कहते हैं, सी सेट। सी सेट में 80 अंक, 80 प्रश्न होते हैं और इसमें 100 प्रश्न होते हैं। ये 100 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं, 200 अंक, और ये भी 80 प्रश्न 200 अंक के होते हैं। समझ पा रहे हो वेटेज किस प्रकार का वेटेज? ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग, और ये जो होता है इसके आधार पे मेरिट बनती है, मेरिट, और इसी से मेंस में चयन होता है। फिर आती है बात मेंस में क्या, वो चर्चा करेंगे कितने पे हो जाता है, कितने पे लगभग आने चाहिए मिनिमम, उसमें भी चर्चा करेंगे, परेशान हो। मुख्य परीक्षा में पहले तो आती है भाषा, एक होता है इंग्लिश भाषा, इंग्लिश का एक पेपर होगा, और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो कंपलसरी होगा। पहली बात तो हम कह सकते हैं कि कंपलसरी जो लैंग्वेज है वो अनिवार्य भाषा, अनिवार्य भाषा। तो इंग्लिश का पेपर होगा, ये भी आपका कैसा होगा, क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और एक होगा भारतीय भाषा, कोई भी, जैसे हम लोग हैं वो कौन सी भाषा चुनते हैं, हिंदी चुनते हैं, जो पंजाब के हैं वो पंजाबी चुनेंगे। इंग्लिश सभी को देना है, और एक पेपर अपनी लोकल भाषा, गुजराती में दे सकते हैं, ठीक है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जितनी भी भाषाएं हैं, बंगाली, वो सारी चीजें अपनी अपनी भाषा में दे सकते हैं। 97 वर्णित भाषाएं हैं, ठीक। भारतीय भाषा का पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, 300 अंक का होता है, मैं बता ही देता हूँ। 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है, और उसमें मात्र आपको 75 अंक लाने होते हैं, ठीक है। मैंने पेपरों के बारे में देता हूँ, किस पेपर को कितने नंबर का होता है बाद में चर्चा करेंगे। और ये जो होता है दूसरा पेपर भारतीय भाषा का, ये भी 300 अंक का ही होता है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरी बात है, फिर पेपर होगा आपका निबंध का, ऐसे। ऐसे का जो पेपर होता है निबंध, इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं, पेपर एक होता है, याद रखना, 2 निबंध होते हैं, 2 टॉपिक मिलते हैं, और ये होता है 250 नंबर का, 250 अंक। फिर होता है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस 3 एंड जीएस 4, ठीक है। और लास्ट में होता है आपका वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय, इसको हमें चयन करना पड़ता है, ऑप्शनल पेपर, ठीक है। इसके 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर, तो वैकल्पिक हम इसको कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड। ये भी होता है 250 अंक का, और ये भी होता है 250 अंक का, ठीक है। अच्छा, जो जीएस फर्स्ट होता है, जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है, जीएस सेकंड में क्या क्या आता है, जीएस थर्ड में क्या क्या आता है, जीएस 4 में क्या क्या आता है, इनकी हम चर्चा करेंगे।
जीएस फर्स्ट में आता है पहले तो हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। ठीक है, ये भी आपका 250 नंबर का होता है, 250 अंक। ठीक है, इतनी चर्चा आपको। जीएस सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो जीएस सेकंड में एक तो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको संविधान कहते हैं, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, इसके बाद आता है गवर्नेंस, जिसको हम लोग शासन या प्रशासन कहते हैं। ठीक है, और आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। ठीक है, इसको मिलाकर भी जो पेपर होता है, ये भी पेपर कितने अंक का, 250 अंक का होता है। जो जीएस पेपर थर्ड है, जीएस पेपर थर्ड की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों में नहीं आता तो सब इसमें आता है। तो जीएस थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और क्या होता है इसमें, डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक है, ये पेपर जो होता है ये भी आपका, और डब्बे में बंद कर देता हूँ तो आपको आज समझने में आगे आसानी हो जाएगी। ये पेपर भी आपका 250 अंक का होता है। और जो जीएस पेपर 4 है, इससे अगर चर्चा की जाए, जीएस पेपर 4 में होता है एथिक्स एंड मोरालिटी, एथिक्स एंड मोरालिटी, 250 अंक का ये भी होता है, मेरा फेवरेट पेपर है। ठीक है, तो इनका मिलाकर तो आप समझिएगा ये 500 नंबर का होता है। ठीक, तो ये है। और जो इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। बात क्लियर हुई? एक बार और रिवाइज कर लें तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी का जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो 3 स्टेज में बटा हुआ है, 3 स्तरों में बटा हुआ है। एक होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, तीसरा होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है सीसेट। जीएस फर्स्ट जो होता है ये 100 प्रश्नों का होता है, 200 अंक का पेपर होता है, 100 प्रश्न आते हैं। और ये अच्छी बात ये है इसमें ये सब्जेक्टिव होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, बोले भरना है। ठीक है, ये लिखित होता है, इसको हम कह सकते हैं लिखित परीक्षा होती है। मैंने से लिखित परीक्षा, दूसरे शब्द में उसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। ठीक है ना, इंटरव्यू तो पता है आमने सामने ही बैठे होता है, फेस टू फेस। तो प्रीलिम्स परीक्षा में बताया था जीएस का जो पेपर होता है वो 100 प्रश्न आते हैं, 200 अंक के होते हैं। सीसेट का होता है 80 प्रश्न आते हैं, 200 अंक के भी होते हैं। और ये अच्छी बात ये क्वालिफाइंग होता है, यानी 33% आपको नंबर लाने होते हैं। बस आप इसमें कटौती कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, वो सारी चीज और पूरी मेरिट बनती है जीएस के पेपर के आगे कि आप मेंस में परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। फिर हमने बताया था कि जो मेंस होता है, मेंस में पहले 2 पेपर होते हैं भाषाओं के। एक आपकी इंग्लिश भाषा जो कंपलसरी भाषा, अनिवार्य भाषा है, और एक होता है आपकी भारतीय भाषा जो भी आप उसको आपको चुनना पड़ता है जब आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो अगर भारतीय भाषा की हम लोग चर्चा करें तो भारतीय भाषा और इंग्लिश भाषा ये दोनों पेपर 300 अंक के होते हैं और इसमें 33% आपको लाने होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 75 नंबर आप लाओगे, काम हो जाएगा। सॉरी 25% लाने होंगे इसमें, यानी कि आप 75 अंक लाते हो तो 75 नंबर
लाते हो तो काम हो जाएगा। इसमें भी 75 अगर नंबर लाते हो तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहने का मतलब ये है कि जब आपके ये दोनों पेपर में आप 75 नंबर लाएंगे, 75 लाएंगे, तब ही आपकी मैथ्स की कॉपी सेट होगी। आप सिलेबस देखेंगे बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान, एकदम व्याकरण थोड़ी सी 150 नंबर के तो वही आते हैं पैराग्राफ, इंग्लिश के हिंदी के जो भी आप चुनते हैं 150 नंबर की पैराग्राफ आते हैं। आपको लग रहा होगा 75 नंबर लाने का बड़ी बात, सही बात। फिर आता है ऐसे निबंध। निबंध हमने बताया था कि निबंध के दो खंड होते हैं, खंड का और खंड का। एक होता है अमूर्त, एक होता है मूर्त। मूर्त का मतलब ये होता है कि जो पहला होता है फर्स्ट वाला निबंध, वो आपको लिखने को आएगा, उसमें आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंधित हो सकता है, आतंकवाद से संबंधित हो सकता है, समाज से संबंधित हो सकता है, इन सब के बारे में आएगा, ठीक है, आपदा के बारे में हो सकता है। और जो सेकंड होता है अमूर्त विषय पर। यदि आपका माइंड सेट सोचने वाला है, यदि आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें। जैसे एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आईएएस बनने के लिए बहुत रटना पड़ता है। बिल्कुल गलत धारणा है, बहुत गलत बात है। बहुत रटना नहीं पड़ता। आईएएस बनने के लिए रटने का कॉन्सेप्ट मात्र 10 से 15% है। 10 से 15% ही रटने का मामला है, उसमें सोचना पड़ेगा। यदि आप सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, इंटरलिंक कर पाते हैं चीजों को, तोड़ मरोड़ के नई बातें सामने ला पाते हैं, तो समझ लो कि आपका काम हो गया। ऐसे लोग उनको कहते हैं ना कि एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ऐसे लोग करते हैं। यूपीएससी में 2 बातें बहुत आवश्यक है। एक, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम दरअसल बहुत सारे विषय हैं, 16 विषय हैं, 16-17 विषय हैं। 16-17 विषय पढ़ने के चक्कर में हम सारे ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, जबकि हमें उतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इतिहास की बात करूँ, तो इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, विश्व इतिहास, को प्रीलिम्स में टॉपिक नहीं है, मेंस में, ठीक है। उससे 2 प्रश्न आते हैं, 1-2, कभी अभी पिछले साल से एक भी नहीं आया। पढ़ना तो पड़ती, अन्य चीजों से जोड़ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इस बात अब कहोगे कि हम पूरा विश्व इतिहास पढ़ें, क्वेश्चन 2 आ गए, कोई मतलब इस चीज का। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर से सभी लोग जानते हैं, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री जिसने पढ़ ली, समझ लो उसका काम हो गया। 80% प्रश्न इन्हीं दोनों से आते हैं। बाकी जो 20% है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट से आते हैं, ठीक है। इस बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास समय कितना हो। समय कितना है, यदि आपको लगता है कि मेरे पास समय है तो उसका चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे, आपको लगता है हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े या ना पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, उनकी बात करेंगे, परेशान होंगे। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। निबंध हो गया, 250 अंक का होता है। जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री क्या याद रखना, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये भी 250 नंबर का होता है सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर पर। सेकंड पेपर की बात की जाए तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान आता है, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था आती है, गवर्नेंस यानी कि प्रशासन या शासन व्यवस्था आती है, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं कि किस देश के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध क्या है, कूटनीतिक, रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कैसे संबंध है किसी। तो हम 5 विषय में जानते हैं सारी चीजें, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 250 नंबर का होगा। जीएस 3 जो होता है, इसमें सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी इसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। पता चला कि यदि आप आईएएस ऑफिसर हैं, पता चला कि दंगा हो गया, आप इस आपदा को किस प्रकार देखते हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा है, या तो मानव निर्मित हो गई, दंगे हो गए, तो आप किस प्रकार से ऑन द स्पॉट फैसले लेंगे, वो सब चीजें सिखाई जाती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लो भूकंप आ गया, तो ऐसी स्थिति में जनता का मोरल बनाते हुए आप किस प्रकार अपने जिले को संभालेंगे, ये सारी व्यवस्था जो होती है उसमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट डाइवर्सिटी, विविधता। तो जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी लिखना चाहिए, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इधर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इधर आता है। तो 250 नंबर का ये पेपर। फोर्थ पेपर एथिक्स एंड मोरालिटी, इसमें दिखाया जाता है कि आपकी नैतिकता, मूल्य क्या है, आपकी वैल्यूज, वर्च्यूज क्या है, आपकी कंसाइंस क्या कहते हैं, किस प्रकार से आप निर्णय लें। और जब कोई डायलेमा आता है या कंसर्न होता है, तो ऐसी स्थिति में आप किस डायलेमा पे किस अप्रोच से चलते हैं, तो वो सीधा दृष्टिकोण आपका बनाते हैं। आपका अगर वैल्यू सिस्टम अच्छा है, दुनिया में अब तक जितने भी लोग महान होंगे, इसमें एक चीज कॉमन पाएगी कि उनका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है। इसको मूल्य प्रक्रिया कहते हैं, मूल्य निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सब चीजें करेंगे। इनको कुछ लोग संस्कार भी कहते हैं, संस्कार है, संस्कार तो समाज की सारी चीजें देखेंगे। वैकल्पिक विषय वो है जिसको आपको चुनना है।
आप वैकल्पिक विषय कोई भी चुन सकते हैं। लगभग 29 से 30 विषय की एक सूची है, उसमें से आपका जो भी फेवरेट विषय हो, आपने ग्रेजुएशन में था या नहीं था इससे कोई मतलब नहीं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप चुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से ये पूरी मैथ्स पेपर है। तो मैथ्स में कितने पेपर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर होते हैं मैथ्स में, ठीक है। 2 प्रीमो 9 मेंस, 9 का मतलब 2 भाषाओं के, 2 ऑप्शनल के, 1 ऐसे का और 4 जीएस के पेपर, ठीक है। अब सब इंटरव्यू 275 अंक का होता है। अब आप लोग एक चीज अच्छी समझ पा रहे होंगे, थोड़ा समझना अच्छा से। चारों जीएस मिला दो, जीएस चारों होंगे 1000 नंबर की, ठीक है। ऑप्शनल को मिला दो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया 500 नंबर का, क्योंकि 2 पेपर होते हैं 250, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे मिला दो, ये हो गया 250 अंक। तो मैथ्स जो होता है वो 1750 अंक का होता है, ठीक है। 1750 का मैथ्स का, प्लस इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू जो होता है वो 275 नंबर का होता है। टोटल अगर बात की जाए, टोटल जो आपका स्कोर बनता है फाइनल सिलेक्शन का, वो बनता है 2025 अंक का, यानी कि फिर इंटरव्यू 2025 अंक का सिस्टम होता है, और इसमें से आप अब आपके मन में बात आ रही होगी कि कितने पे सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बेसिक मेरिट आप सब लोग जानते हैं 50% पे हो जाता है। यदि आप 1000 नंबर ला लेते हैं, 1000 नंबर सभी पेपरों में ला लेते हैं, तो समझ लो आपका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 50 से 55 प्रश्न सही कर लेते हैं, तो आपके प्री को कोई भी नहीं रोकना, सीरीज बात, सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात आती है कि 1000 नंबर लाएं कैसे, बात आती है कि 1000 नंबर आखिर लाएं कैसे, क्योंकि ये क्वालिफाई है, ये क्वालिफाई है, तो क्वालिफाई करना है, तो है नहीं कुछ। अब समझो थोड़ा सा, इसको मिटा लेता हूँ, आप लोग शायद लिखना चाह रहे हो तो लिख रहे हैं, वरना पैक करके चलो मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले सकते हैं, और अगर आप बना रहे हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीलिम्स की तो हमने बात कर ली कि मैथ्स में हम कभी पहुंचेंगे जब कम से कम जीएस में 100 में से 50 प्रश्न या 55 प्रश्न सिक्योरिटी लेके चलो, और मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, याद रखो जनरल कैटेगरी को लेकर, कैटेगरी वाइज बात भी करेंगे परीक्षा में। बात आती है योग्यता की, तो योग्यता आप सभी लोग जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को मिटा देता हूँ थोड़ा सा। योग्यता एलिजिबिलिटी, तो योग्यता की अगर हम लोग चर्चा करें तो योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए आपके पास, एज 21 वर्ष पर कैटेगरी, उसका अलग छूट है हाईएस्ट के लिए, और स्नातक होना चाहिए, बस स्नातक होना चाहिए, 21 साल उम्र होना चाहिए, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट में बात की जाए कि अब यहाँ से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीएस जो है वो जीएस कितने का है, 1000 नंबर का है, 4 पेपर 250 नंबर का। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी ऐसी 250 अंक का है, ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 अंक का है, टोटल 1750 का मेंस है, और इंटरव्यू की अगर हम लोगों ने बात की थी तो इंटरव्यू जो है वो 275 अंक का है, इनके 2025 का पूरा सारा सिस्टम। फिर हमने बात की थी कि हमें अचीव कितने करने हैं, तो अचीव हमने बताया था कि मात्र 1000 नंबर अचीव करने हैं। कैसे? जीएस के 4 पेपर 250 नंबर के हैं, यदि इनमें 100 नंबर लाए जाए तो जीएस फर्स्ट। बात करें सबसे पहले ऐसे 250 का है, 250 में से जनरली जो आते हैं नंबर 142, 130, 140, 126 तक पहुंच जाते हैं। यदि हम लोग मान के चले 150 मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम लोग इसमें 125 अंक प्राप्त कर लेते हैं आगे, यानी 2 निबंधों को लेकर यदि हम 250 में से 125 अंक प्राप्त कर लेते हैं, फिर आता है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस
4। याद रखना इनका सिलेबस थोड़ा बड़ा बड़ा भी है। जीएस जो 4 है इसमें भाषा बीच में नहीं आती, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम बीच में नहीं आता, क्योंकि पूरा का पूरा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। और इसमें सबसे ज्यादा आपकी बुद्धिमत्ता काम आती है, इस वजह से 250 के हैं सब, 250 मान के चलो इसमें 100 नंबर लाए, 250 में से 100 नंबर लाए, 250 में से 100 नंबर लाए और 250 में से इसमें तो ज्यादा ही आते हैं, फिर भी इतना मान के चलो किसी में 80 आ गए, 90 आ गए, 95 आ गए, इसमें 115 तो 100 मान लो, सीधा सा राउंड फिगर में चलो। यदि कि हम 4 पेपरों में जीएस के 400 अंक प्राप्त करते हैं तो अब आईएएस आपको बनाता है आपका ऑप्शनल पेपर, क्योंकि वो आपने स्वयं चुना, इसीलिए उसको खूब गहराई से पढ़ा जाता है और खूब अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। 2 पेपर हैं 250 फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आपको 150 नंबर लाने ही होंगे, और आपका फेवरेट विषय है तो लाना बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यदि 300 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अब समझ ध्यान से, ये तो था सबसे मिनिमम स्कोर, सबसे मिनिमम, सबसे एकदम लीस्ट लेके चले हम एकदम सबसे नीचे, जिसमें भी ज्यादा आगे काम हो जाएगा। कितने हो गए? 4 3 7 7 1 8 825 अंक आपने ले लिए। 275 में से इंटरव्यू में यदि आप 175 नंबर ले लेते हैं, इसको कहते हैं इंटरव्यू के 1000 नंबर आपके हो जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब हम सबसे मिनिमम ले नहीं सकते फिर भी 1000, तो अभी इस समय टॉप किया था इस समय उनके नंबर कुछ 1100 कुछ। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत ये तो हुई बात ये वाली, ठीक है, आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना। यूट्यूब में ये नहीं होता कि सर ये समझ में नहीं आया, उसको आप दोबारा देख लो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे अगर चर्चा करें तो मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि कितने रैंक तक आपको आईएएस मिल जाएगा या आईपीएस या पीसीएस मिलेगा, ओ सॉरी आईएफएस मिलेगा। तो अगर अच्छी बात की जाए तो मैं पहले कैटेगरी बनाता हूँ, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। अभी हम लोग पीएच की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकली चैलेंज जो है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। यदि जनरल कैटेगरी से आप शुरुआती दौर के 100 रैंक तक लाते हैं तो आप आईएएस आपको तब मिलेगा, जनरल रैंक का आंसर मिलेगा। यदि आपको आईपीएस चाहिए, यदि 200 शुरुआती दौर के 200 में आते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 950, 900, 1000 पोस्ट हर साल आती है यूपीएससी, सब लोग जानते हैं कि मार्च या अप्रैल में फॉर्म आ जाते हैं, जून जुलाई में आपका प्रीलिम्स हो जाता है, 2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका मेंस होता है, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी में आपका इंटरव्यू होता है, और फरवरी में लगभग रिजल्ट आ जाता है अच्छे से हर साल का, और मार्च में फिर पेपर आया। तो यूपीएससी एकदम क्लियर है, वो हर साल ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर कोई नहीं, हर साल वैकेंसी आनी है नहीं कहते। आईएफएस यदि आपकी 400 रैंक तक आती है जनरल कैटेगरी से तो आपको आईएफएस आईआरएस मिल जाएगा, इंडियन रिपेयरिंग सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, वो सब तीनों। ओबीसी कैटेगरी से तो यदि आप 400 रैंक तक लाते हैं, शुरुआती दौर की 400 रैंक है अगर आपकी, तो आपको आईएएस प्रेफर मिल जाएगा। 500 रैंक तक है तो आप आईपीएस हो सकते हैं, और यदि आपकी 600 रैंक तक आती है तो आप ओबीसी कैटेगरी से आईआरएस ला सकते हैं। एससी कैटेगरी में 450 रैंक तक यदि आपका आता है तो आप आईएएस बन सकते हैं। यदि 550 रैंक तक आता है तो आप आईपीएस मिल सकता है आपको, और यदि 700 रैंक तक आता है तो आपको आईआरएस 700 रैंक तक मिल जाता है। एसटी की बात की जाए तो लगभग 500 रैंक तक आपको आईएएस मिल जाएगा, 650 रैंक तक आपको लगभग आईपीएस मिल जाएगा, और 750 रैंक तक आप लाते हैं शुरुआत दौर में तो आपको आईआरएस मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि आपको भी लग रहा होगा कि 400 रैंक से 500 रैंक, एक नंबर पे 10 रैंक होते हैं, याद रखो 10 नंबर इधर उधर 100 पे 10 नंबर कम, समझ लो आईएएस से पीसीएस आ गए, आईपीएस आ गए। चर्चा करेंगे इसमें
जैसे मार्कशीट पर चर्चा करेंगे कि किसके रैंक किस हिसाब से आती है और किस हिसाब से इनकी वो सारी मेरिट बनती है, वो सारी चीज़ें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि पहला वीडियो है और अभी मैं तो टेस्ट ही कर रहा था। ये सब अभी पहली बार स्टूडियो में व्हाइट बोर्ड वगैरह लाइट आइट सब बड़ी मुश्किल से उनका सेटअप कर पाया। खैर, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यूपीएससी के बारे में। हमने यूपीएससी का इतिहास देखा, यूपीएससी का विकास देखा, इसके बाद हमने देखा कि यूपीएससी के जो चयन प्रक्रिया वो किस प्रकार की है। फिर हमने ये देखा कि किस पेपर में क्या क्या आता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार से लेकर। फिर हमने ये भी चर्चा की कि किस रैंक तक आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, वो भी कैटेगरी वाइज, कि आप किस कैटेगरी से, तो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा यह एकदम एग्जैक्ट नहीं है रखना। 10-20 इधर उधर होता रहता है, कभी 90 हो जाता है, कभी 110 हो जाता है ना, कभी 210 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ पे कभी 460 हो जाएगा, 440 रह जाएगा, वो सारी चीजें इस प्रकार से, ठीक है ना। तो सोचने वाली बात है कि 10-20 रैंक इधर उधर होता है। 10-20 रैंक का मतलब 2-3 नंबर में से एक नंबर में 10-10, 15-15 रैंक होते हैं। अभी जब हम लोग आगे चल के लंबे समय तक जुड़ने वाले हैं, तो मैं आप सबसे अपील जरूर करूंगा एक चीज की कि जो भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो वो अब तो एकदम फ्री कर दिया हमने, अब तो टोटली फ्री, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली लगभग एक वीडियो मिल ही जाएगा और डेली जब एक वीडियो मिलेगा तो आप उसको अभी से तैयारी शुरू कर लें। और तैयारी शुरू करने की वजह सारी चीजें, बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। तो सीधी बात तो यह है कि एनसीईआरटी जब पढ़नी चाहिए थी तब तो पढ़ी नहीं। और रही बात अब एनसीईआरटी की, तो मैं, आप यकीन कीजिए, मेरा विश्वास इतना कर सकते हैं कि मैं लगभग एक लंबे समय से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट का मतलब कि आपका एक बार पढ़ चुका है, रिवीजन हो चुका है, और अब जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको, जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको हर एक चीज आपके दिमाग में सीधी पहुंचेगी, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है इस वजह से। इसलिए एनसीईआरटी पहले प्रेफर की जाती है। और जो लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो बिल्कुल तनाव ना लें, बिल्कुल परेशान मत हो, बस उनको रिवीजन थोड़ा एक बार एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, परेशान हो तो मैं एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। बेसिक लेवल से हम लोग चर्चा करेंगे और एक लंबे समय तक जुड़ेंगे इस चीज से, ठीक है। तो और जो लोग यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी नहीं भी करते हैं, वो भी अगर कोई विषय, जैसे मैं हिस्ट्री मान लो पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, अन्य विषय पढ़ाऊंगा, तो आपको यूपीएससी लेवल के विषय मिलेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, किसी विषय को तैयार करना चाहते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेहतर लाभ होगा, क्योंकि शिक्षा से सभी का भला होगा, शिक्षा से कभी किसी का बुरा नहीं होगा, इतिहास होगा इस चीज का। चलिए, यहीं से अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।